क्वेश्चन के बाद एक छोटा सा पार्ट रहता है इसमें, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, मतलब है वो हॉफमैन एलिमिनेशन का ही पार्ट, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड टाइप का पार्ट कंसिडर कर लो बेसिकली। उस चीज को हम लोग एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ वाले पार्ट में, एक मिनट, अरे यार चलो, तो क्वेश्चंस वाले पार्ट नोट करना शुरू करो। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, find the major product, और शुरू का एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे, बाकी क्वेश्चंस को तुमको खुद से ट्राई करना है। चलो ध्यान दो। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर हम लोग एल्कोहलिक क्यूएच वाला पार्ट यूज कर रहे हैं तो एल्कोहलिक क्यूएच वाले पार्ट में E2 एलिमिनेशन होगा, तो हम लोग को मालूम है। और जब E2 एलिमिनेशन होगा तो इन जनरल हम लोग प्रोडक्ट कैसे बनाया करते थे? तो प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग सबसे पहले अल्फा कार्बन मार्क करते थे, फिर बीटा कार्बन मार्क करते थे, ऐसा लिखना है। तो अल्फा कार्बन मार्क किया, उसके अलावा एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा बीटा कार्बन। बट ये दोनों बीटा कार्बन तो सेम है, एक ही कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप है, तो एक बीटा कार्बन सेम है तो उसको छोड़ देते हैं। दो डिफरेंट बीटा कार्बन है अपने पास, इन दोनों बीटा कार्बन को अगर कंसिडर करके चले तो इस केस में बीटा कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों का एल्कोहलिक क्यूएच अगर होगा तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो एक ये डबल बॉन्ड निकल के आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। और दूसरा, अगर दूसरे बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट अपने दूसरी जगह निकल के आएगा। अगर एल्कोहलिक केओएच है, मतलब नॉर्मल बेस दे रखा, लिविंग ग्रुप वाला पार्ट भी अच्छा दे रखा है, मतलब फ्लोरीन Sr2+, Nr3+ के अलावा कोई भी लिविंग ग्रुप है तो ठीक है लिविंग ग्रुप है, तो इस केस में हम लोगों का ज्यादा स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो इन दोनों में सेकंड वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, इसका मतलब पहले वाले केस में अगर हम लोग मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो ये मेजर निकल के आना है। लेकिन जब हम लोग टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन यूज करेंगे तो बल्कियर बेस होता है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन का मतलब ये बेस हो गया, बल्कियर बेस है। अगर बल्कियर बेस है तो इस केस में भी E2 एलिमिनेशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस है तो E2 एलिमिनेशन होना है। OH- है, एल्कोहलिक KOH है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन है, आराम से E2 एलिमिनेशन होना है। लेकिन E2 एलिमिनेशन में जो प्रोसेस है वो तो सेम होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत बस एक चीज का है कि इस बार जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो जो पहला वाला बीटा कार्बन है ये 1 डिग्री है, जो दूसरा वाला बीटा कार्बन है ये 2 डिग्री है। 1 डिग्री और 2 डिग्री बीटा कार्बन वाले पार्ट में 1 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग का ज्यादा कम होता है, तो 1 डिग्री पे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर नहीं आता है। तो 1 डिग्री वाले पार्ट पे रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, इस वजह से कि पहला वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो जब हम लोग का बेस वाला पार्ट बल्कियर होता है तो हम लोग उस केस में डिग्री ऑफ कार्बन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से डिग्री पे ज्यादा रिएक्टिविटी है। जिस डिग्री पे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा या फिर जिस डिग्री पे लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वहां ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। और अगर उधर को ज्यादा रिएक्टिविटी है तो उसके हिसाब से मेजर प्रोडक्ट भी वहीं से आराम से डिसाइड किया जा सकता है। तो ये हम लोग का कंसिडर किया जा सकता है प्रोडक्ट पहले वाले केस में। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो छाप लो।
सेकंड वाले केस पे ध्यान दो। सेकंड वाले केस में हम लोगों का एल्कोहलिक केवच दे रखा, बेस तो ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग का जो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट है वो फ्लोरीन दे रखा है। अगर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट पुअर है, फ्लोरीन Nr2+ और Nr3+ या फिर Sr2+, तो पुअर लिविंग ग्रुप के केस में हम लोग बीटा कार्बन, पहले तो अल्फा कार्बन मार्क करो, E2 एलिमिनेशन तो यहाँ होना ही है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर E2 एलिमिनेशन होना है तो पहले अल्फा कार्बन मार्क किया, अल्फा कार्बन के बाद बीटा कार्बन मार्क किए सारे, तो एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, तीसरा बीटा कार्बन। अगर हम लोगों का 3 बीटा कार्बन है, मतलब 3 एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, ये चांस है, तो हम लोग ये देखेंगे, मतलब 3 बीटा प्रोडक्ट बनाना है तो बड़ा सिंपल सा है। अगर ऊपर वाले पार्ट से हम लोग हाइड्रोजन को हटाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, अगर लेफ्ट वाले साइड से हाइड्रोजन को हटाते तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, अगर राइट वाले साइड से हाइड्रोजन को हटाते तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। प्रोडक्ट तो 3 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट 3 बनना भी है। अगर सवाल ये पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो तीनों बनाने का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल में पूछा है मेजर, तो मेजर अगर बताना है तो तीनों बीटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बना के देखो कि सबसे स्टेबल माइनस चार्ज कहाँ पे है। तो इन तीनों पार्ट में सबसे स्टेबल चार्ज माइनस चार्ज कहाँ पे होगा, तो कोई रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट वाला पार्ट टाइप का चीज नहीं दिख रहा, तो सिंपली हम लोग कार्बन की डिग्री पे बात कर लेंगे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पे ऑपरेट करेगा। मतलब अगर एरोमेटिसिटी मेसोमेरिक इफेक्ट ये सब नहीं है तो सीधा कार्बन की डिग्री के हिसाब से बात करेंगे। तो ऊपर वाले कार्बन में 1 डिग्री, लेफ्ट वाले साइड में 2 डिग्री, राइट वाले साइड में 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में लास्ट क्लास में ऑर्डर बताए थे हम लोग के कार्बन आयन की रिएक्टिविटी का, ये ऑर्डर होता है। हम लोग को 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री सबसे लेस स्टेबल। बट ध्यान रखना मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट वाले पार्ट का वो यहाँ नहीं था, तो इसीलिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर उसका 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला पार्ट सबसे लीस्ट स्टेबल। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि हम लोगों का 1 डिग्री कार्बन की तरफ से जो हाइड्रोजन है वो सबसे तेजी से हटेगा और आराम से डबल बॉन्ड बनाएगा। मतलब अपना ये पहला वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो क्वेश्चन नोट डाउन करो। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो क्यों नहीं दिख रहा हमको? अच्छा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, नोट करो इसको। और अगर कोई डाउट नहीं है, तुम लोगों को तो ऐसे भी नहीं होता है डाउट, सब बहुत तेज लोग है, तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो। चलो ट्राई करो।
अमृत राज, यस सर। एक चीज बताओ, हाँ सर। लॉकडाउन खत्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्यों क्या बोले, अभी नहीं होगा। ले, मतलब जो मन में है वो बोल लेगा जी, तो रीजन भी तो देखा। अभी तो सरकार कुछ बोल नहीं रहा है और क्या दवाई भी नहीं निकला, तो फिर कोई उपाय नहीं। दवाई तो, अबे तुम लोग बायोलॉजी का स्टूडेंट है भाई, तुम लोग क्या मतलब तुम लोग व्हाट्सएप न्यूज पे चलता है क्या? सुधांशु, एक चीज बता, एक वैक्सीन बनने में कितना नॉर्मल टाइम लगता है? आइडियल टाइम क्या होना चाहिए वैक्सीन बनाने का? 2-3 साल लगता है। कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल। साइड इफेक्ट तो यार 1 साल के बाद ही ना पता चलेगा। यहाँ तो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है केवल, अभी वैक्सीन बना ही रहे थे, ट्रायल तो अब शुरू हुआ है। साइड इफेक्ट आने में 1 साल तो लगेगा। लेकिन सर अब खोल ही देना चाहिए, सब चीज तो अब खुल गया है। अच्छा, यूएस में अपना इधर और तो सब यूएस में ट्विस्ट। हाँ यूएस में और लंदन में केसेस 1-1 लाख आने लग गए पर डे के, पता चला? हाँ सुने थे। सुने थे, न्यूज़ तो पढ़ता नहीं, खाली व्हाट्सएप में बकैती काटते रहता है तू। चलो इतने क्वेश्चन ट्राई करो, एक सेकंड, एक क्वेश्चन और ले लो। हमको ऐसा लगता है कि फरवरी में भी फिर से केसेस बढ़ने वाले हैं, फरवरी और मार्च में। और जहां तक तुमको पता है कि मेरा भविष्यवाणी तो सही हो रहा है, कोई भी ऐसा भविष्यवाणी अभी तक की है जो गलत हुआ, ये बताओ। सबसे नहीं पहला सर। भविष्यवाणी सबसे पहला भविष्यवाणी किए थे कि अमृत राज गधा है, देखो है ही। यही से शुरू हुआ था जिंदगी। जिंदगी झंड हो गया सर। अच्छा, एग्जाम को लेकर के भविष्यवाणी की ही थे, लॉकडाउन को लेकर भविष्यवाणी की ही थे। लॉकडाउन खुल गया है बट सरकार अभी स्कूल नहीं खोलेगा, कहीं कहीं खोलने का डिसीजन तो लिया है लेकिन वापस से बंद करेगा, क्योंकि यूएस वगैरह में केसेस बढ़ गए हैं ना जिस तरीके से, ऊपर से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है फिर से थोड़ा डिसीजन लिया जाए इमीडिएट कि भैया बंद करो, रिस्क में मत मत जाओ, बच्चों लोग रिस्क में मत लो। सर हम लोग का बच्चों का क्या, बोर्ड्स कब होगा, इसका भविष्यवाणी बता दीजिए सर, तैयारी कब तक। बताया तो थे कि मार्च में होगा, सॉरी अप्रैल में होगा, अप्रैल में या फिर मई के फर्स्ट वीक से शुरू होगा। 1 महीना तो डिले होने ही वाला है, 1 महीना तो एनी हाउ डिले होने वाला है। मेंस का एग्जाम देख लो ना यार, मेंस का एग्जाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। मेंस का एग्जाम का फॉर्म भरने का डेट निकल जाता है अब, और अब तो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो मेंस का एग्जाम ही 1 महीना डिले होगा, तो बोर्ड ऑब्वियस सी बात है 1 महीना डिले होगा कम अच्छा से नीट कम। का डेट क्या? बताया मई को। नीट का एग्जाम मई को ही होगा, मतलब एक तरीके से समझो कि इस साल का इफेक्ट कम्पेंसेट करने में कम से कम है ना कि 1-1 महीने का टाइम लगेगा। धीरे धीरे नीट का एग्जाम मई में ही होगा, लेकिन मई के पहले वीक में जो होता था उसके जगह पे हो सकता है कि लास्ट मई में हो, तो जब 4 नंबर कम्पेंसेशन होगा, निकालिएगा। धीरे धीरे अपना होता जाएगा। पर ठीक है, इसलिए हम भी लोड नहीं ले रहे हैं, बस बस आराम से बस। पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन पढ़ाने में स्पीड धीरे हो गया यार मेरा, मतलब ऑफलाइन में इतना धीरे नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में पता नहीं। ऑफलाइन में गाली देते रहते हैं ना तुम लोगों को, तुम लोग मेहनत भी करते हैं, यहाँ तो गाली देते हैं तो फोन साइलेंट कर लेता होगा, अरे यार फिर शुरू हो गया सर का, चलो साउंड साउंड म्यूट करो, पबजी खेलो। अब तो पबजी भी बैन हो गया। आप खेलते थे सर पबजी? नहीं, मेरे लाइफ में सब चीज करने का फुर्सत नहीं है। आपको तो देखे थे एक दिन खेलते हुए। पबजी? पबजी ने कौन, बॉल बॉल वाला गेम। बॉल वाला गेम? हाँ बैलून जो फोड़ता नहीं है। बलून फोड़ता है? यस सर। कौन सा गेम देख लिया खेलते हैं हमको, पता नहीं कहाँ देख लेता है। 7 नंबर चल, सर, 7 नंबर बस। जल्दी जल्दी ट्राई करो सवाल, आज इवन सी भी रिएक्शन भी खत्म करना है अपने को।
बोर्ड लेट होगा सर, तो जो अगला साल ड्रॉप लेगा उसके लिए खराब हो गया ना सर। खराब क्यों हो गया? मानिए कि उसको टाइम 1 महीना कम हो जाएगा। अरे तो इस साल एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल रहा है क्या? जिसको नहीं पढ़ना उसको नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए होता है खाली। 1 महीने यस। टाइम कम हो जाएगा, वाह। इस साल 1 महीना टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसके लिए पढ़ाई नहीं करना। नहीं, अभी क्यों पढ़ाई करेंगे, हम तो ड्रॉप लेके ही सोचे तो ड्रॉप ही लेके तभी ना पढ़ाई करेंगे। उससे पहले पढ़ लेंगे तो फिर बर्बाद चला जाएगा ना। नो सर। तो फालतू का बकवास करने वाला लोग बस बैठा हुआ है दुनिया में। पढ़ना लिखना 22.5, बकवास करा लो उस इनसे। तो अच्छा हुआ कि हम लोग अपना ऑफिस नहीं लिए। हम तो ऑफिस अपना लेने वाले थे, अक्टूबर में हम लोग शुरू करने वाले थे। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, एक दोस्त से ही बात किए, फिर ऑफिस नहीं लिए। डिसाइड किए चलो ठीक है अभी रुकते हैं, क्योंकि अभी तुरंत दशहरा आने वाला है, फिर दिवाली आने वाला है, तो क्या ही करेंगे ऑफिस लेके, छोड़ो। और पता चला कि केसेस बढ़ना शुरू हो गए, तो अच्छा हुआ नहीं लिए। बहुत लोड है भाई जिंदगी में। बनाओ बनाओ, सवाल बना जल्दी। क्या हो गया भाई? 1 मिनट, हमारा वन नोट बंद हो गया। चलो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे आता है। सबसे पहला चीज तो ये फ्लोरीन दे रखा है यहाँ पे लिविंग ग्रुप, मतलब पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त सबसे पहले अल्फा कार्बन मार्क करेंगे, फिर बीटा कार्बन मार्क करेंगे, और उसके बाद बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले पार्ट की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले अल्फा कार्बन मार्क किया, बीटा कार्बन मार्क किया, 2 बीटा कार्बन है, दोनों बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना के उसका स्टेबिलिटी कंपेयर किए। तो इस केस में जो लेफ्ट साइड में बीटा कार्बन है यहाँ पे इस बार रेजोनेंस मिल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रट के नहीं बैठेंगे कभी भी, ये पहले से हम बोलते आ रहे हैं। हम लोग हमेशा स्टेबिलिटी में इफेक्ट्स को देखेंगे जो जीओसी में कंसिडर कर रहे थे। तो लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव चार्ज है वो आराम से बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, जबकि राइट साइड में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस केस में ऑल्दो 1 डिग्री वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है जनरली, लेकिन वो प्लस आई इफेक्ट के कमी की वजह से होता है, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज काफी स्टेबल है। तो इसीलिए जहाँ पे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज आएगा वहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे, लिविंग ग्रुप को हटाएंगे, तो प्रोडक्ट में आराम से पीएच के साथ सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एस टी का फॉर्मेशन निकल के आएगा। एक और चीज ध्यान रखना, अगर हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी की बात करें तो अगर ढंग से सोचो तो ऊपर वाला पार्ट ही हम लोगों का सेजे प्रोडक्ट है, ज्यादा स्टेबल अल्कीन है, और सेजे प्रोडक्ट है तभी मेजर प्रोडक्ट है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब हम लोग का लिविंग ग्रुप पुअर होता है तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा लेस स्टेबल अल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट आएगा। इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि लेस स्टेबल अल्कीन मेजर प्रोडक्ट आएगा। हमेशा ध्यान रखना जो दोनों रीजंस बताए हैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे।
वो स्टेबल प्रोडक्ट हो, लेस स्टेबल प्रोडक्ट हो, कोई मतलब नहीं है। मतलब हमेशा जो रूल बताया है उन रूल के हिसाब से आंसर पे जाना। लेस स्टेबल प्रोडक्ट अगर मेजर आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, हम लोग को रूल को फॉलो करते जाना है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। स्टार्ट मार्क कर लो क्वेश्चन नंबर 3 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में लिविंग ग्रुप तो अच्छा है और अल्कोहलिक KOH मतलब ठीक ठीक छोटा बेस दे रखा। तो पहले अल्फा कार्बन मार्क किया, फिर बीटा कार्बन मार्क किया। टोटल 3 बीटा कार्बन है और अगर नॉर्मल बेस है तो सिंपल E2 एलिमिनेशन होगा। और जब सिंपल E2 एलिमिनेशन होगा तो हम लोग आराम से प्रोडक्ट बनाते वक्त मोस्ट स्टेबल अल्कीन की बात करेंगे। तो अपने 3 डबल बॉन्ड में से एक ये डबल बॉन्ड पॉसिबल है, दूसरा क्योंकि 3 बीटा कार्बन था तो 3 डबल बॉन्ड पॉसिबल है। टोटल 3 डबल बॉन्ड में से आराम से ये प्रोडक्ट्स कंसिडर किया जा सकता है। और इन सब में हम लोगों का सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट अपना लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन है। तो मेजर प्रोडक्ट आराम से निकल के आएगा अल्कोहलिक KOH वाले पार्ट के केस में। लेकिन जब LDA लेके चलेंगे, लास्ट क्लास में LDA लिखवाए थे, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइलामाइड बल्कियर बेस है। तो अगर बल्कियर बेस है तो इस केस में E2 एलिमिनेशन तो होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट मेजर आएगा जहाँ पे लेस हिंडर्ड कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के प्रोडक्ट बनाया गया हो। तो इन 3 बीटा कार्बन में ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। 1 डिग्री वाला पार्ट सबसे लेस हिंडर्ड होगा, इसका मतलब आराम से यहाँ पे डबल बॉन्ड बना करके ये मेजर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां अगर कंसिडर करें तो क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में हम लोगों का NCH3 होल थ्राइस, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहा है थोड़ा स्ट्रक्चर वाले पार्ट को। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप। अब एक चीज थोड़ा ध्यान देना, इस चीज को ढंग से समझना। जैसे सवाल में NCH3 होल थ्राइस दे रखा, तो पहला काम तो ये अल्कोहलिक KOH है, E2 एलिमिनेशन होगा। तो नाइट्रोजन से अटैच्ड जो भी कार्बन है वो सब अल्फा कार्बन होंगे। तो 4 अल्फा कार्बन है यहाँ पे, ये सबसे पहला पार्ट जो ध्यान देने का है। लेकिन एक चीज सोच के देखो, ये नीचे का जो 3 अल्फा कार्बन है इसमें कोई बीटा कार्बन है क्या? नाइट्रोजन तो अटैच्ड है, लिविंग ग्रुप है, बट कोई बीटा कार्बन नहीं है इसमें। तो डबल बॉन्ड बनाने के लिए, बेसिकली एलिमिनेशन करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो हो। यहाँ पे बीटा कार्बन ही नहीं है, मतलब ये 3 अल्फा कार्बन अपने किसी काम के नहीं है। बचा क्या? ये ऊपर वाला अल्फा कार्बन। तो ऊपर वाले अल्फा कार्बन को अगर कंसिडर हम लोग करें तो इस केस में जैसे अल्फा कार्बन तो मार्क कर लिया, इस अल्फा कार्बन से 2 कार्बन अटैच्ड है, मतलब आराम से 2 बीटा कार्बन वाला पार्ट कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग। फिर दोनों बीटा कार्बन भी मार्क कर लिया, तो ऊपर वाले पार्ट के अल्फा कार्बन का कोई सिग्निफिकेंस है भी, बाकी का तो बिल्कुल कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो अल्फा कार्बन से 2 बीटा कार्बन अटैच कर लिया और बीटा कार्बन के ऊपर हम लोग हाइड्रोजन वाले पार्ट को हटा करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर प्लस चार्ज है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो इस केस में अगर पुअर लिविंग ग्रुप है तो बीटा कार्बन पे हम लोग नेगेटिव चार्ज बना करके उसके कार्बन आयन कैरेक्टर को कंपेयर करते थे। तो कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो ये 1 डिग्री वाला पार्ट या 2 डिग्री वाला पार्ट, ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो जहाँ ज्यादा स्टेबिलिटी है वहाँ के हाइड्रोजन को हटा के और अल्फा के साथ जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है इसके बॉन्ड को ब्रेक करके, मतलब लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को ब्रेक करके आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जब नीचे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा और ऊपर वाले पार्ट में डबल बॉन्ड बनेगा। इसको हम अलग से लिख रहे हैं फिर से, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनना है। एक तो सबसे पहला चीज स्टेप में ये हम लोग कंसिडर करेंगे कि हम लोग का जो यहाँ पे बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, पहले तो बीटा कार्बन डिसाइड करो किधर से रिएक्शन होना है, पहला चीज। और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन हटाओ और अल्फा और लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करो। तो जब इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो हम लोग का डबल बॉन्ड वाला पार्ट मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए आराम से यहाँ निकल के आ जाएगा। ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, चलो ध्यान दो। उसके बाद वाले क्वेश्चन में हम लोग के सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब पुअर लिविंग ग्रुप है फिर से। तो अगर पुअर लिविंग ग्रुप का केस है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग, अब इसमें भी जैसे सल्फर के ऊपर CH3 होल ट्वाइस दे रखा। CH3 होल ट्वाइस का मतलब सल्फर के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है
तो अब सल्फर के ऊपर अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप में अल्फा कार्बन तो है बट बीटा कार्बन नहीं है, तो ये अपने काम का नहीं होता। तो इसीलिए नॉर्मली मिथाइल ग्रुप दिया जाता है कि ये पूरा का पूरा यूनिट में अपने कोई काम का ना निकल के आए, मतलब उससे जो अटैच्ड कार्बन है वो अपने काम के निकल के ना आए। तो इस कार्बन को नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ सकते हैं अभी के लिए, बट ऐसा नहीं बोल रहे इसको छोड़ करके रखना है, ध्यान रखना है, बट अभी के लिए छोड़ सकते हैं। फिर सल्फर वाला पार्ट जो कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन जो कार्बन से अटैच्ड है वो बीटा कार्बन हो गया। यहाँ पे बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अगर दोनों बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप है, तो दोनों बीटा कार्बन वाले पार्ट में से हम लोगों को दिख रहा है कि कोई रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट या एरोमेटिसिटी या कुछ भी नहीं है। तो इस केस में ये जो कार्बन वाला पार्ट है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट 1 डिग्री के ऊपर दे रखा, तो आराम से यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के सल्फर और कार्बन के, मतलब अल्फा कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करके मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट में ये चीज बनाया जा सकता है। ये अपना मेजर प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7वां ट्राई करो, 8वां ट्राई करो, 9वां ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में नाइट्रोजन वाला पार्ट पुअर लिविंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज, पुअर लिविंग ग्रुप है। एक तो स्टार मार्क कर लो सवाल को, ठीक ठीक सवाल है। बट अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप नहीं दे रखा है, इसलिए बोले थे कि नाइट्रोजन के ऊपर अगर हम लोगों का मिथाइल ग्रुप दे रखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज ये रट के नहीं बैठ जाना है कि कोई एक ही जगह पे देखना है काम। नाइट्रोजन के ऊपर बहुत सारा कार्बन चेन है। पहला काम हम लोग हमेशा अल्फा कार्बन मार्क करते हैं, तो एक अल्फा कार्बन, दूसरा अल्फा कार्बन, तीसरा अल्फा कार्बन, चौथा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मार्क करने के बाद हम लोग बीटा कार्बन मार्क करते हैं, तो अल्फा से अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन, यहाँ भी बीटा कार्बन, तीसरे में तो है ही नहीं, तो अपने काम का ही नहीं रह गया, चौथे में बीटा कार्बन। तो इस केस में 3 बीटा कार्बन है, तो 3 प्रोडक्ट बनाने के चांसेस है। एक जगह तो बीटा कार्बन था ही नहीं, तो ये अपने काम का नहीं था। अब अगर 3 जगह से प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो एक जगह नेगेटिव चार्ज, दूसरी जगह नेगेटिव चार्ज, तीसरी जगह नेगेटिव चार्ज। प्रोडक्ट बनाना तो आसान काम है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ और अल्फा और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करो। तो अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्फा नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो उधर डबल बॉन्ड बनेगा। एक ये डबल बॉन्ड बन सकता है, पहला चीज। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, अल्फा और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किए, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन सकता है। दूसरा चीज, बीटा कार्बन वाले पार्ट से हाइड्रोजन हटाए और अल्फा कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किए, तो इस केस में ये भी एक डबल बॉन्ड बन सकता है। प्रोडक्ट तो ये 3 पॉसिबल है। अगर इन केस सवाल कभी दे दिया कि टोटल प्रोडक्ट बनाओ, तो ये सब बनेगा। बट तुम लोगों को सवाल ऊपर क्या दे रखे हैं, मेजर बनाने के लिए, तो इस मॉलिक्यूल को हम फिर से नीचे मेंशन कर रहे हैं। इन सब में सबसे पहला काम हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त करेंगे वो इस टाइप से है। तो पहले अल्फा कार्बन मार्क किया, फिर बीटा कार्बन मार्क किया। तो पहले हम लोग अल्फा कार्बन मार्क कर लेते हैं, बीटा कार्बन मार्क कर लेते हैं, और इसका सेंसिबली काम कर रहा है।
अल्फा कार्बन मार्क किए जहाँ पे एक बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन मार्क कर लेकिन बीटा कार्बन नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, अल्फा कार्बन मार्क किया एक बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन मार्क किया यहाँ एक बीटा कार्बन है, तो सारे अल्फा कार्बन मार्क कर लिए, सारे बीटा कार्बन मार्क कर लिए। अब बीटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो पहले वाले जो लेफ्ट वाला साइड है उसमें बीटा कार्बन 2 डिग्री पे है, राइट वाले साइड में ऊपर 1 डिग्री पे और राइट साइड में नीचे 3 डिग्री पे, और कहीं कोई रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग का बीटा कार्बन वाले पार्ट में कोई रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कुछ भी नहीं है, तब इस सिनेरियो में हम लोग आराम से ये कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि 1 डिग्री पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1 डिग्री वाले पार्ट से हाइड्रोजन हटेगा, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपना मेजर प्रोडक्ट आएगा। तो इसका मतलब हम लोग आराम से इस कार्बन में डबल बॉन्ड वाला पार्ट, ये पार्ट को आराम से मेजर प्रोडक्ट बना सकते हैं। बट एक चीज थोड़ा और ध्यान रखना, मान लो ये मेजर प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन बनने के बाद बाकी स्ट्रक्चर क्या बच गया? तो बाकी स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक प्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है, और इसके ऊपर एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप वाला पार्ट भी प्रेजेंट है। तो ये चीज को हम लोग मतलब इस मेजर प्रोडक्ट के अलावा, कार्बन चेन वाले मेजर प्रोडक्ट के अलावा एक और ग्रुप के जैसा आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट, इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में सेम कहानी है, तो इसमें हम केवल मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं। नाइट्रोजन अल्फा से अटैच्ड है, ये काम का नहीं, अल्फा से अटैच्ड है, ये भी काम का नहीं, इधर अल्फा कार्बन काम का है, इधर अल्फा कार्बन काम का है। अल्फा कार्बन मार्क कर लिया तो बीटा कार्बन मार्क करो, एक बीटा कार्बन दूसरे भी जगह पे। अब एक चीज सोचो कि ऊपर वाले केस में 3 अल्फा कार्बन 3 बीटा कार्बन था, हर एक अल्फा पे एक बीटा कार्बन था। यहाँ पे एक अल्फा कार्बन पे एक बीटा कार्बन है और दूसरे अल्फा पे 2 बीटा कार्बन है। हो सकता है पॉसिबल, कार्बन के ऊपर तो 3 कार्बन हो सकता है, तो 2 बीटा कार्बन तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी भी 3 बीटा कार्बन है, इसका मतलब 3 प्रोडक्ट बन सकता है। 3 प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है तुम खुद से ट्राई करके देखो। बट अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो हम लोग हमेशा बीटा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बना के काम करते हैं। तो कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है, तो कार्बन का डिग्री 2, कार्बन का डिग्री 1, कार्बन का डिग्री 2, सबसे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री वाला पार्ट निकल के आएगा। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल निकल के आएगा तो यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन हटाएंगे, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को हटाए, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक किए, तो पहले तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और उसके अलावा तो इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसा बना देते हैं हम। नाइट्रोजन के साथ साथ बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है उसको हम ड्रॉ कर दिए। नाइट्रोजन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस केस में पहले तो हम लोगों का यहाँ से हाइड्रोजन वाला पार्ट का बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, और नाइट्रोजन अल्फा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आएगा। तो जब नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये हम लोग आराम से एज अ प्रोडक्ट कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, अपना मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल सा है। नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप दे रखा है, इसी की जगह हो सकता है सवाल ऐसा दे रखा हो, 1 मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। और साइक्लोहेक्सेन के ऊपर नाइट्रोजन
नाइट्रोजन के ऊपर CH3 होल थ्राइस प्लस, दोनों सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में नाइट्रोजन के साथ अल्फा कार्बन का बॉन्ड ब्रेक किए, बीटा कार्बन दोनों सेम टाइप का है, यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके आराम से साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये तो बनने लायक है। और इसको नोट करने के बाद एक छोटा सा हेडिंग मेंशन करना है यहाँ पे, हॉफमैन exhaustive methylation followed by elimination. Hoffman's exhaustive methylation followed by elimination. चलो ध्यान दो, कुछ करना नहीं अपने को नया यहाँ पे, बस हम लोग एक छोटा सा स्टेप ऐड कर लेना है। जैसे करना क्या होता है, पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लो कि हम लोग के पास एक कंपाउंड दे रखा R के साथ NH2, तो सबसे पहले जो हम लोग का अमाइन दे रखा होगा 1 डिग्री अमाइन, इन जनरल 2 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन जनरली 1 डिग्री अमाइन होगा। तो एक चीज सोच के देखो, नाइट्रोजन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज था, तभी भी ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अगर हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे थे तो अल्कोहल पे रिएक्शन नहीं होता था क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप था, बट जब इस पे H+ का एडिशन कराते थे तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर एटलीस्ट रिएक्शन आराम से कर लेता था। बट नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी पुअर लिविंग ग्रुप है। तो अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज होने पे या नहीं हट पा रहा है, तो न्यूट्रल होने पे तो और नहीं हटना चाहेगा। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है कि लिविंग ग्रुप NH3 निकलेगा, और न्यूट्रल होने पे लिविंग ग्रुप NH2- निकलेगा। तो NH2- तो और भी पुअर लिविंग ग्रुप होगा, हटना ही नहीं चाहेगा। तो इसके ऊपर अगर रिएक्शन कराना है तो क्या करा सकते हैं? तो इसके ऊपर रिएक्शन कराने के लिए हम लोग इस पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन करा सकते हैं। एक मान लो मिथाइल ग्रुप का एडिशन कराए, तो एक मिथाइल ग्रुप के एडिशन के टाइम पे CH3 है, SN2 रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से आयोडीन को हटाएंगे तो प्रोडक्ट में R के साथ NH2 CH3 कंसिडर कर सकते हैं, इससे पॉजिटिव चार्ज। अब अगर कभी भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो H+ हटा के कंपाउंड को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से H+ वाले पार्ट को हटा करके आराम से प्रोडक्ट में R के साथ NH CH3 कंसिडर किया जा सकता है। पहला चीज, मान लो इस पे अभी भी न्यूट्रल नाइट्रोजन है, तो इसमें फिर से एक और CH3 के साथ रिएक्शन कराए, फिर से नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके करके यहाँ से आयोडीन को हटाया। इसका मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ नाइट्रोजन, और क्योंकि फिर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक हाइड्रोजन वाला पार्ट को हम यहाँ से पहले ही हटा देते हैं, मतलब H+ बनना ही है, उसको हम हटा करके काम कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 पहले से था, एक और CH3 का एडिशन हो जाएगा। फिर से हम एक और काम करते हैं, इस पे एक और CH3 का एडिशन करा देते हैं। तो नाइट्रोजन वाला पार्ट अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करके यहाँ से आयोडीन को हटाएगा, मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ नाइट्रोजन CH3 और एक और CH3 कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया जा सकता है। तो अब अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो तुम लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर ले चुके हैं हम लोग, नाइट्रोजन के ऊपर 3 CH3 होल थ्राइस ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों का इस तरह का अगर स्ट्रक्चर हम लोग लेकर के चले तो हम लोग आराम से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्जन होना शुरू हो गया। थोड़ा अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत अच्छा तो नहीं, अभी भी पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन एटलीस्ट फिर भी ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है। चलो ठीक है, अपना काम हो गया। तो इस तक के स्टेप को हम लोग मिथाइलेशन बोला करते हैं। जो ऊपर लिखे हम लोग, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो हॉफमैन एलिमिनेशन तो करा ही रहे हम लोग, लेकिन पहले मिथाइलेशन करा रहे हैं। एग्जॉस्टिव वर्ड होने का मतलब रिगरस मिथाइलेशन करा रहे हैं, एक्सेस कंपाउंड के साथ मिथाइलेशन करा रहे हैं। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। यहाँ तक के पार्ट को हम लोग केवल मिथाइलेशन बोला करेंगे, मतलब यहाँ तक के स्टेप में हम लोग वर्ड मिथाइलेशन यूज करेंगे। तुम लोग के बुकलेट में एक सवाल दे रखा था जहाँ पे हम लोग ये टर्म यूज किए थे, मिथाइलेशन वाला पार्ट को हम लोग यूज करके काम कर रहे थे। तो पहले हम लोग केवल मिथाइलेशन कैरी आउट किए, मिथाइलेशन कराने से हम लोग का यहाँ तक का स्टेप अपने आप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन करा सकते हैं।
तो अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद कुछ करना थोड़ा ना, इसके बाद हम लोग आराम से एल्कोहलिक KOH वाले पार्ट को डाल करके हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट आराम से कंसिडर कर सकते हैं। तो हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है, जो हम लोग ऊपर के केसेस में डिस्कस किए थे। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है। एक चीज है केवल यहाँ पे कि हम लोग एल्कोहलिक KOH नॉर्मली अवॉइड किया करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। क्या रीजन होगा उस चीज को मेंशन करेंगे। यहाँ वाले पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग, चलो ठीक है, पहले काम करो, पहले इतने पार्ट को नोट करो। डाल दो यहाँ पे हेडिंग मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का स्टेप तुम्हारे एक क्वेश्चन में बुकलेट में दिया था, हम बोले थे कि इसको ट्राई करके देखना। सिंपल सा स्टेप है, और इसमें एक चीज थोड़ा हम लोग एडअप कर सकते हैं। जैसे एक चीज सोच के देखो, हर जगह पे आयोडीन माइनस हट रहा था, आयोडीन माइनस हट रहा था, आयोडीन माइनस हट रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू हम लोग का आयोडीन वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो इस चीज में नाइट्रोजन के ऊपर 4 कार्बन है। जब नाइट्रोजन के ऊपर 1 कार्बन चेंज होता है तो 1 डिग्री कार्बन, जब 2 कार्बन होता है तो 2 डिग्री कार्बन, जब 3 कार्बन होता है 3 डिग्री कार्बन, जब 4 कार्बन है तो क्वाटरनरी अमाइन बोल सकते हैं। तो इस केस में हम लोग आराम से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये वर्ड आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, मिथाइलेशन के टाइम पे पहले हम लोग का क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और एक बार इस चीज का फॉर्मेशन हो गया तब फिर हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट में एक रिएजेंट का थोड़ा ध्यान रखना। रिएजेंट वाले पार्ट में हम लोग आइदर Ag2O मॉइस्ट के साथ हीटिंग यूज करेंगे, पहला चीज, क्योंकि हीटिंग चाहिए होगा, पुअर लिविंग ग्रुप है, या फिर हम लोग AgOH के साथ हीटिंग यूज करते हैं। अब Ag2O मॉइस्ट का मतलब क्या है, तो सिंपली ऐसा समझ लो, Ag2O के साथ वाटर, मॉइस्ट का मतलब तो वाटर होता है। तो एक काम करते हैं, टोटल कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग एडअप कर देते हैं। 2 सिल्वर है, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इस केस में O2H2, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इस केस में आराम से 2 मोल AgOH निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग Ag2O वाले पार्ट का रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो उस केस में AgOH वाले पार्ट का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो Ag2O मॉइस्ट दो या AgOH दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यही दोनों रिएजेंट प्रेफरेबली यूज करेंगे। तो उसके पीछे भी एक रीजन है। जैसे मान लो कि हम ऐसा सवाल लेकर के चल रहा है एलिमिनेशन का स्टेप शो करने के लिए। मान लो ये कंपाउंड दे रखा, इसके ऊपर नाइट्रोजन है और इसके ऊपर हम लोग का 3 मिथाइल वाला ग्रुप है, तो उधर जो कार्बन चेन था उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप लगा दिए ताकि एलिमिनेशन हो पाए। जब इसका रिएक्शन AgOH के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, या फिर हम लोग सिंपली यहीं पे लिख देते हैं AgOH या फिर Ag2O मॉइस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, तब उस केस में प्रोडक्ट बनाते वक्त क्या किया था, अल्फा कार्बन मार्क किया था। तो यहाँ पे ये तीनों अल्फा कार्बन तो किसी काम का नहीं है, ये तो मिथाइल है।
अल्फा कार्बन दिया, बीटा कार्बन दिया, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करके अल्कीन का फॉर्मेशन कराए। तो एक तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग का 3 मिथाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो अपने इन रिएक्शंस वाले पार्ट में पॉइंट बस ये है कि Ag2O क्यों यूज कर रहे हैं या फिर AgOH यूज क्यों कर रहे हैं। हम लोग के साथ अल्कोहलिक OH वाला पार्ट के साथ क्या दिक्कत था, मतलब अल्कोहलिक OH वाला पार्ट भी तो यूज किया जा सकता था। तो उसके पीछे पॉइंट ये है, ये चीज अगर मान लो CH3I या CH3Br लेके चलते हैं तो उस पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू आयोडीन माइनस है। तो जो हम लोगों का NaOH या KOH में OH माइनस है, अगर इसको रिएक्शन करना होगा तो इसको पहले आयोडीन माइनस वाले पार्ट से रिपल्शन मिलेगा, ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो आयोडीन माइनस वाला पार्ट कभी भी OH माइनस वाले पार्ट को अंदर अप्रोच नहीं करने देगा, मतलब ये अगर अंदर अप्रोच करना चाहेगा तो आयोडीन माइनस इसको यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग AgOH यूज करते हैं। AgOH में जो Ag प्लस है, ये सबसे पहले स्टेप में हम लोगों के I माइनस वाले पार्ट के साथ कंबाइन करके AgI प्रेसिपिटेट करा देगा। सबसे सिंपल सा चीज यही हो गया। अब जैसे ही Ag प्लस I माइनस के साथ कंबाइन करके इसको प्रेसिपिटेट कराया तो OH माइनस को रोकने वाला जो ग्रुप था वो तो खत्म हो गया, तब OH माइनस आराम से रिएक्शन कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग NaOH या KOH यूज नहीं करते यहाँ पे, रेदर हम लोग AgOH या Ag2O वाले पार्ट को यूज करते हुए चलते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। पहले रिएक्शन वाला पार्ट नोट करो, फिर नीचे पॉइंट मेंशन करेंगे। चलो ध्यान दो, इसके नीचे बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, इस चीज का नोट लेकर के पॉइंट मेंशन कर लेना। AgOH और moist Ag2O is used instead of NaOH or KOH because Ag plus combines with I minus to precipitate it so that OH minus can combine with या can react कर लो, can react with
the reactant. OH minus can react with the reactant. और इसमें जैसे सवाल कुछ नया नहीं है, जो हम लोग ऊपर सवाल डिस्कस किए थे एग्जैक्टली वही सवाल रहेगा। बस हो सकता है कि सारे स्टेप्स को एक ही साथ मेंशन किया जाए। जैसे हो सकता है एग्जांपल में इस तरीके का पार्ट मेंशन किया हुआ रहे, सोच के देखना। मान लो जैसे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन अमाइन दे रखा, तो नॉर्मली सवाल ऐसा दे रखा होगा कि इसका रिएक्शन CH3I के साथ होगा एक्सेस, सबसे पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में इसका रिएक्शन लोग AgOH के साथ कराएंगे या फिर मॉइस्ट Ag2O के साथ कराएंगे। और थर्ड स्टेप में हीटिंग वाला पार्ट, तो जब हम लोग AgOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का I माइनस हटेगा और उस पॉजिटिव चार्ज के बाहर में हम लोग का OH वाला पार्ट चला जाएगा। इसलिए हम लोग जब लास्ट स्टेप में हीटिंग करेंगे तो एलिमिनेशन आराम से हो जाएगा। तो उन सारे अलग अलग स्टेप्स को एक ही साथ यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें करना क्या होता है कि सिंपली जैसे यहाँ पे एक चीज देखो, नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग को 2 हाइड्रोजन मिल रहा है। तो जब हम लोग CH3I एक्सेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा, एक मिथाइल ग्रुप आएगा, दूसरा हाइड्रोजन हटेगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप। और क्योंकि एक लोन पेयर है तो एक मिथाइल ग्रुप ऐड होकर के पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस केस में पहले स्टेप में हम लोग का ये प्रोडक्ट बनेगा, दूसरे स्टेप में हम लोग एलिमिनेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे और थर्ड स्टेप में तो फाइनली एलिमिनेशन हो ही जाएगा। तो इस केस में ये जो हम लोग का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ एक साइक्लोहेक्सेन, तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ से हम लोग अल्फा कार्बन मार्क किए, बीटा कार्बन मार्क किए, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाए, नाइट्रोजन के ऊपर जो अल्फा कार्बन दे रखा था, नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक किए। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। ये अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। नोट डाउन कर लो इस चीज को। और इसके बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक और बाकी रह गया हम लोग का, हेडिंग डाला अपने कॉपी में, E1CB रिएक्शन। रिएक्शन तो क्या ही है, E1CB एलिमिनेशन ही हेडिंग डालो। जो हम लोग का हॉफमैन एलिमिनेशन है, इसी का एक फर्दर स्टेप है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। मतलब इसी में कुछ कंडीशनल पार्ट है, उस कंडीशनल पार्ट का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है और वहाँ पे E1CB एलिमिनेशन की बात कर सकते हैं। पहले हम लोग कंडीशन की बात करेंगे कि कंडीशन वाला पार्ट क्या है, उसके बाद फिर हम लोग आराम से रिएक्शन वाले पार्ट पे आएंगे। पहले कंडीशन नोट डाउन करो। चलो ध्यान दो।
ऊपर वाले केस में जब हम लोग रिएक्शन कैरी आउट कर रहे थे तो उस केस में हम लोग का लिविंग ग्रुप पुअर था। तो यहाँ पे भी कंडीशन में पहला कंडीशन तो यही है, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। और हम लोगों का एक चीज यहाँ और ऐड हो जाएगा, लिविंग ग्रुप वाला पार्ट अगर पुअर होना चाहिए तो हम लोग का ऊपर फ्लोरीन था, उसके अलावा हम लोगों का NR3+ था, हम लोगों का SR2+ था, बट इसके अलावा हम लोगों का OH वाला पार्ट या OR वाला पार्ट ये भी चीज एडअप हो जाएगा। मतलब अभी तक हम लोग लिविंग ग्रुप में ये दोनों कंसिडर नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे ये भी लिविंग ग्रुप वाला पार्ट हम लोग एडअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन लिविंग ग्रुप वाला पार्ट पुअर होना चाहिए, ये तो है ही, इसमें तो हम लोग को दिमाग ही नहीं लगाना है, लिविंग ग्रुप मस्ट बी पुअर, पहला चीज। और दूसरा कंडीशन ये है कि हम लोगों का -M ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। -M ग्रुप must be present on the बीटा कार्बन। जो हम लोग का बीटा कार्बन है उसमें -M ग्रुप प्रेजेंट होता है। मतलब ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है जिसके वजह से हम लोग का रिएक्शन E1CB होता है। और CB वाले पार्ट को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। CB वाले पार्ट का मतलब होता है कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस का मतलब हो गया कि हम लोग का जो एसिड वाला पार्ट है वहां से H+ को उठा करके हम लोग नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं। तो -M होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज बन पाता है, अदरवाइज ये नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा होता। तो E1CB एलिमिनेशन में हम लोग -M ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द बीटा कार्बन आराम से मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। नोट डाउन करो इस चीज को। पहले इसका मैकेनिज्म मेंशन करेंगे, उसके बाद इसका रिएक्शन मेंशन करेंगे कि रिएक्शन में 3-4 टाइप के रिएक्शन जो फिक्स्ड है, अगर सवाल आएगा तो वही सवाल आएगा, अदरवाइज सवाल और कुछ नहीं आने वाला। इनफैक्ट तुम लोगों को तो वो भी नहीं आएगा, बट स्टिल वो 3-4 टाइप के सवाल रट के रखने की यही एग्जैक्टली फॉर्मेट में सवाल आना है। एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल रहा है, कार्बन चेन हो सकता है 2 की जगह 4 कर दे, बट फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहेगा। बट पहले मैकेनिज्म की बात कर, चलो ध्यान दो। कंडीशन के हिसाब से हम लोग अगर काम करें तो कंडीशन वाले पार्ट में हम लोगों का ऐसा कुछ कंडीशन दे रखा था, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। तो यहाँ पे OH लेके चल लेते हैं, लिविंग ग्रुप पुअर होना चाहिए। और लिविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पे तो हम लोगों का जो बीटा कार्बन है उसके ऊपर हम लोग को -M ग्रुप डालना है। यहाँ पे हम CHO ग्रुप डाल देते हैं। तो एक तो लिविंग ग्रुप वाला पार्ट पुअर है, दूसरा -M ग्रुप वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अपना कंडीशन वाला पार्ट फुलफिल हो रहा है। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करना शुरू करें तो उसके हिसाब से लिविंग ग्रुप पुअर है और बीटा कार्बन पे अगर -M ग्रुप वाला पार्ट दे रखा, तो यहाँ पे अगर हम लोग किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में नॉर्मली जो हम लोगों का बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये बेस वाला पार्ट आराम से इस H+ के साथ कंबाइन करके इसको यहाँ से हटाएगा। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में CH3 CH 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 के ऊपर OH ग्रुप है, यहाँ पे CHO ग्रुप है। इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो पाता है बेस वाला पार्ट, इसलिए यहाँ पे H+ के साथ कंबाइन करके हट जा रहा है या फिर उसको हटा दे रहा है, क्योंकि हम लोगों के पूरे कंपाउंड के अंदर -M ग्रुप दे रखा है। अगर यहाँ से H+ हटा और यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो माइनस चार्ज आराम से -M ग्रुप के साथ ये रेजोनेंस इफेक्ट में जा सकता है। और -M स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी अपने तरफ। तो केवल माइनस चार्ज उस -M इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट है वो आराम से H+ के साथ कंबाइन करके यहाँ से H+ को हटा रहा है। तो अपने अगले स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है बीटा कार्बन के ऊपर। और ये जो नेगेटिव चार्ज है यही पार्ट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटाता है, और यही पार्ट अपना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। तो अपने रिएक्शन वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करके वहां से लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाया। तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में, एक मिनट, प्रोडक्ट वाले पार्ट में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO का फॉर्मेशन। तो इस केस में अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा और दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना। तो ये प्रोडक्ट तो आराम से बन गया, प्रोडक्ट बनाने के लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट बनाने का जो तरीका है
उसमें हम लोग का कंजुगेट बेस बन रहा है। तो अगर हम लोग का कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो जो एलिमिनेशन का स्टेप है वो एलिमिनेशन का स्टेप कंजुगेट बेस के थ्रू हो रहा है, इसलिए हम लोग इस चीज को E1CB एलिमिनेशन बोलते हैं, E1 रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस एलिमिनेशन। और क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व है तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आराम से मेंशन किया जा सकता है। तो E1CB रिएक्शन वाले पार्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थ्रू कंजुगेट बेस, इसलिए हम लोग E1CB बोला करते हैं। नोट कर लो मैकेनिज्म। समझ आ रहा है जी तुम लोग? एकदम सन्नाटा छाया हुआ क्लास में। चंदन यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो चले जा रहा है क्लास। सर बहुत दिन के बाद क्लास हो रहा है ना, थोड़ा नहीं आ रहा। हे भगवान, बहुत दिन के बाद क्लास होगा तो नहीं है मतलब बहुत दिन के बाद क्या 10 दिन में नहीं हुआ लिंक होगा यार? 10-15 दिन से नहीं हुआ है लग रहा है। 15 दिन से ऐसा ऐसा थोड़े होता है यार, गजब करता है तुम लोग। इसलिए तुम लोग को बोलते हैं कि रेगुलर रिवीजन करना बहुत ही मस्ट होता है। सोचो कि तुम लोग का 10 दिन से क्लास नहीं हो तो एकदम लगता है कि लिंक ब्रेक कर गया। तो रिवीजन नहीं करेंगे तो एकदम से 6 महीने बाद पहले वाला चीज तो ऐसे भी याद नहीं रहता है। ये चीजें होती है, ये बहुत नॉर्मल सा बिहेवियर है हर एक आदमी का। हम कोई भी काम अगर आज है वो 3 दिन के बाद भूल जाते हैं कि अरे क्या काम था, याद ही नहीं आता है। तो पढ़ाई तो और भी भूलने का चीज है, इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन वगैरह रिवाइज करो। तुम लोग के ऊपर वर्कलोड कम है, रिवीजन करना शुरू करो, जितना हो सकता है रेगुलर रिवीजन करना शुरू करो। लॉकडाउन होने से थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ है, ऑनलाइन में क्लासेस थोड़ा स्लो चल रहा है, हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, स्लो तो चल ही रहा है। मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितना हो सकता है फास्ट रखने का, लेकिन अदरवाइज ऑनलाइन होने से डिस्टर्बेंस हुआ है तो बट क्या कर सकते हैं। चलो अगर नोट कर लिया होगा तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं। एक तो ऊपर जो एग्जांपल मेंशन किया था एग्जैक्टली वही एग्जांपल पुट अप कर लेते हैं। आर के साथ CH है, इसके ऊपर OH ग्रुप दे रखा और यहाँ पे CHO ग्रुप दे रखा। एक चीज यहाँ पे देखो ढंग से, जैसे यहाँ वाले पार्ट में रिएक्शन में अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH लेके चलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग तो E1CB रिएक्शन होगा। और E1CB रिएक्शन वाला पार्ट होने के बाद हम लोग आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट में R के साथ CH डबल बॉन्ड CH CHO का फॉर्मेशन होगा, इसमें तो दिक्कत नहीं है। एक चीज देखो यहाँ पे, और इसलिए इस रिएक्शन को याद भी रखना, इस पूरे कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड है और अल्कोहल है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल इस चीज को कंबाइन करके हम लोग आराम से एल्डोल बना सकते हैं। और एल्डोल में जब हम लोग यहाँ से H को हटाए थे, CH2 वाले पार्ट से H को हटाए थे और यहाँ से OH को हटाए थे, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ से H2 वाले पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। तो एल्डोल से जब हम लोग H2O को रिमूव करेंगे तो इस चीज को हम लोग ओवरऑल एल्डोल कंडेंसेशन बोल सकते हैं। इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन भी बोला जाता है। आगे जाने के बाद जब हम लोग का नेम रिएक्शन आएगा तो उस नेम रिएक्शन में एल्डोल का फॉर्मेशन एक स्टेप हम लोग मेंशन करेंगे, कंडेंसेशन में एग्जैक्टली सेम हम लोग का रिएक्शन होता है, तो वहां पे इस चीज को हम लोग रिपीट करेंगे। थोड़ा ध्यान रखना इस एल्डोल कंडेंसेशन वाले पार्ट को। एग्जांपल में हम लोग और दूसरा पार्ट आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह का कोई रिएक्शन दे रखा कि हम लोगों का NO2 ग्रुप दे रखा है, यहाँ पे फ्लोरीन वाला पार्ट दे रखा। इसका रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग तो लिविंग ग्रुप पुअर है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। बीटा कार्बन के ऊपर -M ग्रुप प्रेजेंट है, तो आराम से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, लिविंग ग्रुप हटेगा, प्रोडक्ट वाले पार्ट में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। तो इस केस में E1CB रिएक्शन होगा। ये 2-3 केसेस ध्यान रखना है, NO2 का केस हो गया, CHO का केस हो गया, ये सब केसेस ध्यान रखते हुए काम करना है। ये दोनों टॉपिक्स ऐसा है हॉफमैन एलिमिनेशन वाले पार्ट का या फिर E1CB रिएक्शन के लास्ट के स्टेज में पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ा है लास्ट के टाइम पे तभी ये चीज याद रहेगा, और अगर रिएजेंट याद नहीं रहा तो कुछ भी कर लो, सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये चीज बहुत ही मस्ट है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। और इन 3 के बाद एक तीसरा एग्जांपल हम ऐसा मेंशन कर लेते हैं, इसको वैसे पॉइंट को नोट डाउन भी कर लेना है। इफ ड्यूटेरियम इज प्रेजेंट in the medium, then deuterium
exchange will take place. Then deuterium exchange will take place. इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है। तो तीसरा रिएक्शन हम इसी के ऊपर बेस्ड करा रहे हैं। जैसे तीसरे रिएक्शन वाले पार्ट मान लो ऐसा सवाल दे रखा, यहाँ पे हम लोग का दे रखा है NCH3 होल थ्राइस प्लस, और इधर दे रखा है हम लोगों का कौन सा ग्रुप लिया जाए, चलो CHO ही ले लेते हैं, फिर से CN ले लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा CN। अगर इसका रिएक्शन हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ कराए तो इस रिएक्शन वाले पार्ट में हम लोगों का जो बीटा कार्बन वाला पार्ट है उस बीटा कार्बन वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, यहाँ पे हम एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करा रहे हैं, केवल इतना पार्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जो हम लोगों का अल्फा कार्बन है वहां से नाइट्रोजन का लिविंग ग्रुप हटेगा, बीटा कार्बन वाले पार्ट से अगर हम लोग ग्रुप को हटाए तो यहाँ से ये चीज तो आराम से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी काम करेंगे, हम केवल इतने ही पार्ट रख रहे हैं, एक मिनट, केवल इतना पार्ट रख रहे हैं। इस केस में अगर हम लोग एल्कोहलिक KOD लेके चल रहे हैं या फिर OD माइनस वाला पार्ट, ऐसा भी कहीं कहीं में दे रखा हो सकता है कि हम लोग CH3O माइनस लेके चल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OD, तो इस तरह का केसेस हम लोग दे सकते हैं। एल्कोहलिक KOH वाला पार्ट की जगह पे एल्कोहलिक KOD दे रखा होगा या फिर CH3O माइनस के साथ साथ CH3OD दे रखा होगा। तो इन सब केसेस में हम लोग का जब एलिमिनेशन होगा तो ड्यूटेरियम प्रेजेंट है हम लोग के रिएक्शन मीडियम में, तो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होगा, नाइट्रोजन वाले पार्ट का बॉन्ड ब्रेक होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ब्रेक होकर के हटेगा, आराम से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना है और साथ ही साथ CN। बट एक चीज ध्यान रखना है ड्यूटेरियम एक्सचेंज में, शायद पहले भी कभी बताए थे, जहां जहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां पे ड्यूटेरियम एक्सचेंज हुआ करता है, तो वहां पे हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दो। तो हम लोगों के रिएक्शन मैकेनिज्म में -M ग्रुप से अटैच्ड जो कार्बन होता है बीटा कार्बन, उसके ऊपर माइनस चार्ज बनता है। ड्यूटेरियम एक्सचेंज का बड़ा सिंपल सा रूल है, जिस कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा वहां जितना हाइड्रोजन है सबको ड्यूटेरियम रिप्लेस कर दो। तो बीटा कार्बन के ऊपर अगर माइनस चार्ज आया तो वहां वाले कार्बन के ऊपर जो हम लोग का ड्यूटेरियम, मतलब जितना भी हाइड्रोजन है उसको हम लोग ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देंगे। तो इस कार्बन के ऊपर हम लोग के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो एलिमिनेशन में हट गया, दूसरा हाइड्रोजन वाला पार्ट हम लोग ड्यूटेरियम से एक्सचेंज कर देंगे, मतलब यहाँ पे एक ड्यूटेरियम वाले पार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह के एक रिएक्शन का थोड़ा ध्यान रखना है कि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो E1CB के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो 3 तरह के रिएक्शंस का ध्यान रखना, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा इस तरह का एक रिएक्शन, और तीसरा ये ड्यूटेरियम एक्सचेंज वाला पार्ट जो अपने काम का होगा। नोट डाउन कर लो इस चीज को। और नोट डाउन करने के बाद कुछ होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं, और हम लोगों का एल्कोहल वाला पार्ट और एलिमिनेशन वाला पार्ट वो सारा का सारा टॉपिक कवर हो गया। अब हम लोग आराम से नया टॉपिक में मूव कर सकते हैं। पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक उसमें कवर हो सकता है, और नहीं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम लोग इसमें रोक सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के जगह पे अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड वाले पार्ट का डिस्कशन कर लेंगे, पहले एरोमेटिक कंपाउंड का डिस्कशन कर लेंगे, फिर बाकी सारा का सारा टॉपिक एक एक करके डिस्कशन करते जाएंगे। तुम लोगों को मोनोक्लोरिनेशन बता दिया है ना कि नहीं बताया अभी तक? बताओ कोई मोनोहाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट बताया था ना उसमें, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में बता दिया था ना? अच्छा ठीक है। दिवाली कितने तारीख को इस बार? 14 तारीख। किसी को 14 तारीख को दिवाली है?
अच्छा ठीक है। और संडे पड़ रहा है तुम्हारा 7 तारीख या 8 तारीख। अच्छा, अगले वीक का शेड्यूल मतलब दिवाली का छुट्टी जब रहेगा तो दिवाली में तो 2 ही दिन का छुट्टी रहेगा तुम लोगों का। दिवाली से लेके छठ तक का छुट्टी नॉर्मली 11th वालों को होता है, बट तो 12th वालों का हम छुट्टी नहीं देंगे, मतलब बाकी टीचर्स लोगों का छुट्टी रहेगा, बट हम अपना क्लास लगाएंगे। केमिस्ट्री का हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसलिए तुम लोगों का क्लास चलेगा। तुम लोगों का नेम रिएक्शन वाला पोर्शन और तुम लोगों का हेलोजनेशन वाला पार्ट, ये 2 टॉपिक का पार्ट हम लोग इंजीनियरिंग के साथ ही कराएंगे, क्योंकि उसमें ये दोनों टॉपिक ऐसा है जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सारे टॉपिक एग्जैक्टली एकदम सेम है, मतलब वहाँ पे कोई मैकेनिज्म में बहुत रिगोरसली डिफिकल्ट सवाल नहीं होता है, और मैकेनिज्म का हर एक पार्ट जानना होता है। 3-4 मैकेनिज्म है नेम रिएक्शन में जो हम लोगों के मेडिकल के परस्पेक्टिव में काम करनी होता है, जैसे उसमें नोवेनेजल रिएक्शन हो गया, या फिर तुम्हारा टिशेंको रिएक्शन हो गया, फेवरस्की रिएक्शन हो गया। ये सब रिएक्शंस एम्स में आते थे, एम्स के सिलेबस में था। इनफैक्ट जैसे ये जो टिशेंको रिएक्शन है तो जेई मेंस में, जेई एडवांस में भी नहीं आता था, ये एम्स के सिलेबस में आता था, बट क्योंकि एम्स हट गया तो हमको नहीं लगता कि वो सब सवाल पूछने का है। तो नेम रिएक्शन वाला पार्ट और हेलोजनेशन का पार्ट तुम लोग को मर्ज करके ही पढ़ाएंगे, ताकि मेरा भी एफर्ट कम हो, क्योंकि वही चीज इधर भी पढ़ाना है, वही चीज उधर भी पढ़ाना है, तो तुम लोग को हम आराम से इंजीनियरिंग वालों के साथ मर्ज करेंगे। केवल ये 2 टॉपिक के लिए मर्ज करेंगे, बाकी टॉपिक्स के लिए मर्ज नहीं करेंगे। तो दिवाली के टाइम पे तुम लोगों का क्लास 2 दिन का छुट्टी होगा, हम घर तो जाएंगे, बट शायद से एक लैपटॉप का अरेंजमेंट कर रहे हैं, लैपटॉप लेकर के घर जाएंगे और वहां से हम आराम से क्लासेस लेंगे तुम लोगों का। अगर लैपटॉप का इंतजाम नहीं होगा तो हम सिस्टम भी उठा के ले जाएंगे, बट घर से हम क्लासेस लेंगे तुम लोगों का। तो दिवाली से लेकर के छठ तक में उसके बीच में जो भी क्लास होगा केवल केमिस्ट्री का ही क्लास होगा, केवल मेरा ही क्लास होगा। उस टाइम पे तुम लोगों का नेम रिएक्शन और ये क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगा। बुकलेट में होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। तुम लोग का भी काफी हद तक इसमें बुकलेट में तो हो चुका है, छोटा छोटा टॉपिक मतलब बचा रहेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट है मोस्टली, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है जो कि हम लोग का उसमें कार्बोनिल कंपाउंड वाले पार्ट में आएगा। एक करके देखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101। इधर तो मेरे हिसाब से होमवर्क हो नहीं पाएगा, इधर तो हम लोग सारा क्वेश्चन दे ही चुके हैं, और इधर प्रिसाइजली ऐसा सवाल पूछता भी नहीं है। ठीक है, उतने क्वेश्चन ट्राई करके आना, और बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इधर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वाला पार्ट का डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जब डिस्कशन करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड का बहुत सारा पार्ट वहीं पे कवर हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि कार्बोनिल कंपाउंड वाले रिएक्शन को हम लोग डिस्कशन में यूज कर लेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला पार्ट, और उसी में फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग का एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एसएनए रिएक्शन, ये सब सारा का सारा टॉपिक एक एक करके डिस्कस हो जाएगा। और इन सब के डिस्कशन के बाद फिर हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन का छोटा सा हेडिंग डिस्कस करके उससे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन वाले पार्ट, इन सब का अलग से डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर जो हम लोगों का तुम्हारा ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड वाला पार्ट,
उन एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे। तो जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डिस्कस करेंगे तो अपने रिएक्शन मैकेनिज्म में ये पोर्शन हम लोग का कवर हो जाएगा। एक मिनट तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन तो चलो जनरलाइज पार्ट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस चीज को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ा करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद SN2H रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव का मैकेनिज्म का पार्ट है। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे अलग से, बट मैकेनिज्म में इस चीज का डिस्कशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का ये बेंजीन के रिलेटेड मैकेनिज्म है, ये हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। किसी टॉपिक की बात करें फ्री रेडिकल, ये चीज हम लोग मर्ज बैच में ही डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्कीन अल्काइन का रिएक्शन है। उसके अलावा हम लोगों का बाकी सारा तो कवर हो गया। SN1 कवर हो गया, SN2 SN9 कवर हो गया। अच्छा, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है। एरोमेटिक कंपाउंड में पूरा पार्ट एक ही बार डिस्कस कर लिया करेंगे हम लोग। SNAR वहीं पर कवर हो गया। फिर इपॉक्साइड वाले पार्ट का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके, E1 एलिमिनेशन डिस्कस कर चुके, E2 एलिमिनेशन डिस्कस कर चुके, E1CB, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारा चीज हो चुका है, मतलब 50% अपना पार्ट कवर हो चुका है। एक नेम रिएक्शन का बुकलेट, मतलब बुकलेट तो खैर क्या ही मिलेगा तुम लोग को, तुम्हारे आगे के जो टॉपिक्स वाले पार्ट है उसमें नेम रिएक्शन वाला पार्ट होगा। एक बुकलेट तुम लोग को देंगे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले पार्ट का, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट तुम लोग को रीड करना है। थोड़ा बहुत हम उसमें लेक्चर्स को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस का पार्ट प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि वो एक पार्ट है जो रिएक्शन मैकेनिज्म का तो पार्ट नहीं बोल सकते, बट उसका रिएजेंट हर जगह यूज किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है। उस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बार सोच लेते हैं कौन सा टॉपिक शुरू कराना है, वो टॉपिक शुरू करेंगे और तुम लोग का फिर दिवाली के टाइम पे जो क्लास चल रहा है वो तो चलेगा ही आराम से। होमवर्क ट्राई करके आना, अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आराम से डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बताओ। चलो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।